हे एवरीवन, तो आज मैं डार्विन्स गेम एनीमे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक साइंस फिक्शन और मिस्ट्री थ्रिलर टाइप का एनीमे है और अगर बात करें रेटिंग्स की तो इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 और माई एनीमे लिस्ट की भी रेटिंग है 7.2 और 85% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमादा नाम के लड़के को दिखाते हुए जो कि एक इनविजिबल मैन से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। दरअसल हमादा डार्विन्स नाम का एक गेम खेल रहा है और वो इनविजिबल मैन हमादा का अपोनेंट है। तो गेम के बारे में हम बाद में समझेंगे, अभी स्टोरी पर ध्यान दीजिए। हमादा भागते हुए सोच रहा था कि आखिर वो मदद के लिए किसको बुलाए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी वो कनामी नाम के अपने एक दोस्त को इस गेम का लिंक सेंड करके कहता है, मेरे दोस्त मुझे माफ करना पर तुम जल्दी आ जाओ। भागते भागते हमादा डेड एंड पर पहुंच गया था, मतलब अब वो आगे नहीं भाग सकता, उसे अपने अपोनेंट का सामना करना होगा। हमादा कहता है, मेरे दोस्त कहाँ हो तुम, प्लीज जल्दी आ जाओ। कनामी का तो नहीं पता लेकिन वो किलर वहाँ पर जरूर पहुँच जाता है। हमादा उस पर अटैक करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो तो उसे देख ही नहीं पा रहा था। तो सारे अटैक्स वेस्ट चले जाते हैं और किलर हमादा को वहीं पर मार डालता है। अब अगले दिन हम कहानी के मेन कैरेक्टर कनामी को देखते हैं जो कि क्लास में बैठकर कुछ बाइक्स देख रहा था। वो भी अपने बाकी दोस्तों की तरह एक बाइक खरीदना चाहता था लेकिन वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था। तभी उसका एक दोस्त शीनो आकर उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें जमीन पर बॉडी का आउटलाइन बना हुआ था और पिछले कुछ समय से ऐसे आउटलाइंस शिबुया शहर के अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं और सभी का ये मानना है कि शायद ये किसी आर्टिस्ट का काम है। खैर, सेम टाइम पर क्योदा आकर इनसे हमादा के बारे में पूछता है। क्योदा हमादा का दोस्त है। ये दोनों उसे बताते हैं कि आज तो वो एब्सेंट है। क्योदा काफी ज्यादा परेशान दिख रहा था क्योंकि कल रात को हमादा ने उसे भी नोटिफिकेशन भेजा था। वो कहता है, ठीक है, अगर हमादा के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। क्योदा जा ही रहा था कि तभी कनामी को याद आता है कि अरे हाँ, कल रात उसने मुझे एक लिंक भेजा था। क्योदा यहाँ पर उसे रोक पाता है, उससे पहले ही कनामी उस लिंक को ओपन करके गेम लॉन्च कर देता है, जिसके बाद उस गेम से एक स्नेक बाहर आता है और कनामी को बाइट कर लेता है। कनामी के अलावा यहाँ पर उस स्नेक को कोई और भी नहीं देख पाया था। कनामी इतना ज्यादा शॉक होता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जिसके बाद ही उस ऐप पर कुछ नोटिफिकेशन आते हैं जैसे कि न्यू प्लेयर कनामी इज कंफर्म, हमादा इज डेड और अगला मैच 1 घंटे में ही शुरू होगा। अब अगले सीन में कनामी मेडिकल रूम में था और वो डॉक्टर से कहता है कि उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है तो वो घर जाना चाहेगा। डॉक्टर यहाँ पर उसे कुछ पेपर्स पर साइन करने को देती हैं लेकिन पेन नीचे गिर जाती है। कनामी टेबल के नीचे जैसे ही हाथ बढ़ाता है उसे वो पेन फौरन ही मिल जाती है और फिर वो साइन करके बाहर जाता है। क्योदा और शिनो दोनों बाहर उसका वेट कर रहे थे और क्योदा उससे कहता है कि उस गेम को मत खोलना, मैं रात को तुम्हारे घर आकर उस गेम के बारे में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। वहीं अंदर डॉक्टर को उस जैसा एक और पेन जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे ठीक से याद है कि इस जैसा तो सिर्फ एक ही पेन था। वहीं दूसरी तरफ अब कनामी ट्रेन पर था और वो इस गेम के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर ये गेम है क्या चीज और क्योदा इसे लेकर इतना ज्यादा परेशान क्यों है। वो ये सब सोच रहा था और क्योदा के मना करने के बावजूद वो उस गेम को ओपन कर लेता है, जिसके साथ ही उसे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि बैटल कंफर्मेशन का था, जिस पर कनामी क्लिक भी कर देता है जिससे उसके और पांडा नाम के अपोनेंट के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। फिर जब कनामी अपनी नजरें उठाकर देखता है तो पांडा भी उसी ट्रेन में था जिसके हाथ में एक चाकू थी और वो धीरे धीरे कनामी की तरफ ही बढ़ने लगता है। कनामी बिल्कुल कंफ्यूज था कि आखिर ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। कनामी सोचता है कि शायद ये किसी तरह का प्रैंक हो और पांडा उस पर अटैक कर देता है। तब जाकर इस लड़के को बिलीव होता है कि वो सच में उसे मारने आया है। शुक्र है कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई थी और दरवाजा खुलते ही कनामी उसे धक्का देकर वहां से भागता है, लेकिन वो पांडा अभी भी उसका पीछा कर रहा था और कनामी बिल्कुल कंफ्यूज होकर भागे जा रहा था। ना ही वो उसे जानता है, पहचानता है और ना ही उससे कभी मिला है, फिर भी वो उसकी जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। खैर, कनामी जैसे तैसे भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है लेकिन पांडा यहाँ पर ऑफिसर तक को मार डालता है और ये देखकर कनामी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसे लगता है कि आज तो वो गया। पांडा कनामी को मारने ही वाला था कि तभी सही समय पर क्योदा वहाँ पर आ जाता है और पांडा पर अटैक कर देता है, लेकिन पांडा पर इस अटैक का कुछ खास फर्क पड़ता ही नहीं है उसके कॉस्ट्यूम की वजह से और उसके पास इनविजिबल होने की पावर थी तो वो वापस से इनविजिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योदा के पास भी ऐसी पावर थी कि वो इनविजिबल चीजों को भी देख सकता था तो वो उस पर अटैक करता है, लेकिन फिर भी पांडा पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था और वो उल्टा क्योदा पर ही अटैक करके उसे घायल कर देता है। क्योदा को घायल देखकर कनामी की बिल्कुल सटक जाती है और वो पांडा को धक्का देकर क्योदा को लेकर वहाँ से निकलता है। फिर दोनों काफी दूर एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन पांडा अभी भी इन्हें ढूंढ रहा था।
कनामी एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लगती। तब यहाँ पर क्योदा बताता है कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस गेम के दौरान इस एप्लीकेशन के अलावा फोन की कोई भी सर्विस नहीं यूज की जा सकती है, सिर्फ गेम के एप्लीकेशन के थ्रू ही कांटेक्ट किया जा सकता है। खैर, इसी दौरान कनामी को गेम से एक नोटिफिकेशन आता है सुका नाम की प्लेयर की तरफ से, जो कि पूछ रही थी कि क्या उन्हें उसकी हेल्प चाहिए। वहीं पांडा इन्हें ढूंढते हुए बिल्डिंग में पहुंच जाता है क्योंकि इस ऐप में एक सर्च नाम का फीचर है जिससे आप अपने अपोनेंट को ढूंढ सकते हैं। अब इस फीचर से आपको एरिया तो पता चल जाएगा लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल सकती, इसलिए पांडा बिल्डिंग में पहुंच तो गया था लेकिन अभी तक इन्हें ढूंढ नहीं पाया था। वहीं दोनों लड़के जगह चेंज कर लेते हैं। तब क्योदा कनामी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है, मेरे पीछे नहीं। टाइमर खत्म होने तक अगर कनामी सरवाइव कर गया तो वो ऑटोमेटिकली ही गेम जीत जाएगा। अब ये सब सुनते ही कनामी अकेले ही निकल जाता है ताकि वो जल्दी से ये स्टूपिड गेम खत्म करके अपने दोस्त क्योदा की हेल्प कर सके। कनामी वॉशरूम में जाकर छुप जाता है और पांडा उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है, लेकिन कनामी उस पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर देता है और उस पर हावी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पांडा फिर से अपनी पावर का यूज कर लेता है जिससे कनामी उसे फिर से नहीं देख पा रहा था और पांडा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। तभी सेम टाइम पर पीछे से एक गाड़ी आकर उसे हिट कर देती है जिससे कनामी बच जाता है और सेम टाइम पर नोटिफिकेशन भी आता है जिससे कनामी को पता चलता है कि वो ये गेम जीत चुका है और वहीं पांडा पीस बाय पीस गायब हो जाता है। अब कनामी जब वापस से क्योदा के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि क्योदा भी मर चुका है और क्योदा ने मरने से पहले कनामी को एक लास्ट मैसेज किया था जिसमें लिखा हुआ था सर्वाइव। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि कनामी बिल्कुल डिप्रेस होकर अपने घर में पड़ा हुआ था क्योंकि एक ही दिन में उसने अपने 2 दोस्त खो दिए थे और एक अजीब से गेम में भी फंस गया था जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। वो लेटकर ये सब सोच ही रहा था, तभी फिर से गेम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि वो एक प्राइज जीता है। उस प्राइज पर क्लिक करते ही वो फौरन उसके घर पर डिलीवर भी हो जाता है जो कि एक गन थी। अब कनामी उस गन को देखकर डिसाइड करता है कि वो मरेगा नहीं, उसे सरवाइव करना ही होगा और वो इस गेम के बारे में सब कुछ जानकर रहेगा। अगले सीन में हम एस नाम के एक क्लैन को देख पाते हैं जो कि डार्विन्स गेम के सबसे खतरनाक क्लैन्स में से एक है। ये क्लैन मिलकर शिबुया में मौजूद बाकी के क्लैन्स को एक एक करके खत्म कर रहा होता है। अब अगले दिन सुका एक जगह पर बॉडी आउटलाइंस को काउंट कर रही थी। किसी ने पूरे के पूरे 12 प्लेयर्स को ही मार डाला था और तभी सेम टाइम पर उसे कनामी का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहता है। अब रात को कनामी एक फैक्ट्री में पहुंचता है जहां पर सुका ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। कनामी कहता है तो क्या अब तुम मुझे गेम के बारे में बताओगी या नहीं। सुका उसे पहला सवाल पूछने देती है बिना किसी कंडीशन के और कनामी पूछता है कि गेम को क्विट कैसे कर सकते हैं। सुका कहती है कि मैंने तुम्हें मैसेज पर भी ये बात बताई थी कि गेम को क्विट करने का कोई तरीका नहीं है, मरकर ही क्विट किया जा सकता है। कनामी बिलीव ही नहीं करता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रास्ता ही ना हो। मैं एक ऐसे गेम का हिस्सा बिल्कुल नहीं रहना चाहता जिसमें हर पल मौत का खतरा हो। सुका इस पर जवाब देती है तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, मारो, जीतो और सरवाइव करो, बस यही एक रास्ता है जिंदा रहने का। फिर कनामी उससे एक दूसरा सवाल करता है, तभी सुका उसे रोक देती है और कहती है मुझे तुम पर जब तक पूरा भरोसा नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें अब कुछ नहीं बताने वाली। कनामी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं आया। सुका कहती है मुझे अपनी सिजिल बताओ और उसे यूज करके भी दिखाओ, तभी मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। अब कनामी को तो पता ही नहीं था कि आखिर में ये सिजिल होती क्या है। तो दरअसल इस गेम को स्टार्ट करते ही जब स्नेक बाइट करता है तो उसी वक्त प्लेयर को एक पावर मिल जाती है जिसे गेम की लैंग्वेज में सिजिल कहा जाता है। सुका उस पर बिलीव ही नहीं करती और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ही ना हो। वो उसे गेम ओपन करने को कहती है। प्लेयर के अवतार के नीचे ही उनकी सिजिल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, लेकिन यहाँ पर कनामी के मामले में सिजिल के प्लेस पर एरर शो कर रहा था। सुका कहती है ये नामुमकिन है। वो स्नेक सभी को एक सिजिल देता है और ये सिजिल सांस लेने जितना नेचुरल होता है। अगर कोई प्लेयर ना चाहे तब भी वो अपनी सिजिल यूज कर सकता है। सुका को कनामी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि कनामी अपनी सिजिल के बारे में जानबूझकर नहीं बता रहा है। कनामी कहता है ठीक है, बताओ मुझे तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सुका कहती है इस वक्त तो बस अपना बैकपैक ही खोल कर दिखा दो कि कहीं तुम कोई हथियार लेकर आए हो या नहीं। अब यहाँ पर कनामी फंस गया था क्योंकि उसके बैकपैक में सच में एक वेपन था। सुका फौरन ही यहाँ पर दोनों के बीच में एक बैटल स्टार्ट करके उसके पीछे पड़ जाती है। कनामी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन सुका के पास कंट्रोलर था जिससे वो फैक्ट्री के सारे गेट क्लोज कर देती है और अब कनामी फंस चुका था। सुका का सामना करने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कनामी अपने बैग से स्टन गन को निकालता है उस पर हमला करने के लिए, जिसे सुका बिल्कुल आसानी से एक ही बार में तोड़ देती है।
जिसके बाद कनामी उससे दूर भागने लगता है और बेचारा भागते हुए यही सोच रहा था कि उसके पास कोई वेपन भी नहीं है, काश कि एक वेपन होता। कि तभी अचानक उसके हाथ में पता नहीं कहां से एक गन आ जाती है, जिससे वो फौरन सुका पर अटैक कर देता है। वहीं सुका समझ जाती है कि कनामी ने अपनी सिजिल का इस्तेमाल किया है। इससे सुका और भी ज्यादा चिढ़ चुकी थी और डिफेंस मोड पर आ जाती है और कनामी पर अटैक किए जा रही थी। वहीं कनामी को भी समझ आ चुका था कि अभी अभी उसने अपनी सिजिल का ही यूज करके उस गन को क्रिएट किया है। अब कनामी एक और गन को क्रिएट करता है और उसे एक जगह पर सेट कर देता है। उस गन से शूट होते ही सुका उस जगह पर पहुंच जाती है और तभी कनामी पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर सरेंडर करने को कहता है। सुका कहती है, मौका मिलते ही तुम्हें अपने दुश्मन को मार देना चाहिए। कनामी कहता है, फिलहाल तो हम दोनों ही सरवाइव करेंगे। सुका इससे समझ जाती है कि कनामी को तो सच में इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो उसे बताती है कि एक बार मैच शुरू होने के बाद उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है जब तक सामने वाला अपोनेंट खुद ही सरेंडर ना कर दे। तो यहाँ पर ये सब बताकर सुका खुद ही सरेंडर कर देती है, जिससे उसके कुछ पॉइंट्स कनामी को मिल जाते हैं और वहीं कनामी बेहोश हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक रेन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि कनामी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुकी थी। अब अगली सीन में जब कनामी की आँख खुलती है तो वो एक शानदार सी जगह पर सुका के साथ बेड पर था। यहाँ पर सुका कनामी से एक फेवर मांगती है कि कनामी, क्या तुम मेरे साथ एक फैमिली स्टार्ट करोगी? Okay. नहीं, तुम लोग ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ाओ और आगे का सुनो। ये सुनकर कनामी बिल्कुल शर्मा जाता है और तभी सुका उसे बताती है कि असल में वो एक क्लैन बनाने की बात कर रही है। दरअसल डार्विन्स गेम में क्लैन एक बिल्कुल परिवार की तरह ही होता है। अब दोनों एक लिफ्ट में थे और सुका कनामी को यहाँ पर बता रही होती है कि जिस जगह पर अभी वो लोग थे उसे शेल्टर आइटम कहते हैं, जो कि गेम का ही एक फीचर है जिसे 10 पॉइंट्स देकर एक हफ्ते के लिए यूज किया जा सकता है। अब इस शेल्टर आइटम को यूज करने से ये होता है कि एक हफ्ते तक कोई भी आपको मैच के लिए चैलेंज नहीं कर सकता, मतलब एक हफ्ते चैन की सांस। यहाँ पर सुका उससे पॉइंट को कैश में कन्वर्ट करने वाली बात भी शेयर करती है। अब बाहर आकर कनामी उसके उस सवाल का जवाब देता है कि हाँ, वो उसके साथ क्लैन बनाएगा। फिर वो अब घर के लिए निकलता है, लेकिन उसके पास टैक्सी के पैसे नहीं थे। तभी वो रास्ते में अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकालने के लिए रुकता है और तभी उसे पता चलता है कि जो 10 पॉइंट्स उसने जीते थे सुका को हराकर वो 1 मिलियन कैश में कन्वर्ट हो गए हैं। इतने सारे पैसे देखकर वो बिल्कुल हैरान था और अब वो ये भी समझ चुका था कि आखिर उसके दोस्तों ने इस गेम को क्यों ज्वाइन किया था। लेकिन आखिर इतने पैसों का भी क्या फायदा जब आखिरी में मर ही जाना है। सेम टाइम पर उसे गेम की तरफ से शिबुया ट्रेजर हंट नाम से एक नोटिफिकेशन आता है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है दो लोगों की तरफ जो कि आपस में लड़ रहे थे और यहाँ पर वो लड़की उस बंदे को काफी ज्यादा आसानी से हरा देती है। फिर वो बंदा कहता है कि पहले मुझे लगा था कि शिबुया में उन 12 लोगों को एस क्लैन के मेंबर्स ने मारा है, लेकिन वो तुम थी ना। वो लड़की इस सवाल का कोई भी जवाब दिए बगैर ही वहाँ से गायब हो जाती है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सुका कनामी के साथ शिबुया में ही घूमते हुए उसे गेम के सारे रूल्स समझा रही होती है, जैसे कि गेम का नाम कभी भी पब्लिकली नहीं लेना है, डी गेम या फिर डेथ गेम करके ही मेंशन करना है, वरना उसे टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, मींस मार दिया जाएगा। खैर, अब इसके बाद दोनों एक पार्क में पहुंचते हैं जहां पर कनामी पूछता है कि सुका, आखिर तुमने ये गेम क्यों ज्वाइन किया, जिसका सुका कोई भी जवाब नहीं देती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुका कुछ शॉपिंग वगैरह कर रही होती है और कनामी चेंजिंग रूम के बाहर ही खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं जो कि एक मिस्टीरियस बंदे को कनामी की इन्फॉर्मेशन भेज देती है, जिसके बाद वो बंदा उसी मॉल में कनामी के पास आ पहुंचता है। कनामी अपने फोन की तरफ देखते हुए गेम के बारे में ही सोचे जा रहा था और तभी वो बंदा आकर उससे उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि कहीं और चलें, तुमसे थोड़ी बात करनी है। रास्ते में वो कनामी से कहता है, वैसे तुम अपने फोन को लेकर कुछ ज्यादा ही बेफिक्र हो, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर उसके फोन को कुछ हुआ तो उसे ना ही मैच के बारे में कुछ पता चल पाएगा और ना ही वो अपने अपोनेंट को ढूंढ सकेगा और ना ही बचने के लिए कोई शेल्टर खरीद सकेगा। ये सब सुनकर कनामी काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं वो उसके फोन के साथ कुछ कर ना दे। फिर दोनों एक गली में पहुंचते हैं जहाँ पर वो बंदा कहता है कि तुम काफी ज्यादा फेमस हो गए हो पांडा और अनडिफीटेड क्वीन सुका को हराकर। सुका ए रैंक की प्लेयर है जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया था। ये सब बकवास मारने के बाद वो बंदा कनामी के साथ एक मैच स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर कनामी में ऐसा क्या खास है कि उसने ए रैंक की प्लेयर तक को हरा डाला। कनामी साफ कहता है कि देखो, मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है, ये गेम तो उसने गलती से ज्वाइन कर लिया था। वो बंदा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करने लग जाता है। वहीं सुका जब चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो कनामी वहाँ नहीं था और तभी उसके पास रेन का कॉल आता है। दरअसल सुका ने रेन को एस क्लैन और डेंजो बॉक्सिंग क्लब की इंफॉर्मेशन निकालने का काम दिया था। रेन को जितना भी पता चल पाया था वो सब सुका को बता देती है
और फिर ज्यादा पैसे देने पर वो सुका को ये भी बता देती है कि अभी अभी उसने कनामी की इन्फॉर्मेशन किस बंदे को दी है। वहीं वो बंदा कनामी की पिटाई कर रहा था और कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने एक ए रैंक की प्लेयर को कैसे हरा दिया। तभी कनामी कहता है भाई तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करके गलती कर दी। और फिर वो अपने सिजिल का यूज करके एक स्टन गन क्रिएट कर लेता है और उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा अपने डिफेंसिव मोड पर आ जाता है। और फिर जब कनामी उस पर दोबारा से अटैक करता है तो इस दौरान कनामी उससे उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि अब हथियार डाल दो। सेम टाइम पर सुका भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिस वजह से वो बंदा ना चाहते हुए भी सरेंडर कर देता है और ये गेम यहीं पर ओवर हो जाता है। फिर वो अपने बारे में बताता है कि असल में वो डेंजो बॉक्सिंग क्लब का मेंबर है और उसका नाम है तेंजी। इसी दौरान शिबुया ट्रेजर हंट स्टार्ट भी हो जाता है और तीनों प्लेयर्स अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं, जिससे कनामी काफी ज्यादा घबरा जाता है। सुका कहती है घबराओ मत, हम टेलीपोर्ट होने वाले हैं और शायद हम दोनों एक ही जगह पर टेलीपोर्ट ना हो, इसलिए सबसे पहला काम होगा एक दूसरे को ढूंढना। इसी के साथ तीनों प्लेयर्स टेलीपोर्ट हो जाते हैं और अब कनामी एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में था, जहां पर उसके फोन में गेम की तरफ से दोबारा एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें इस इवेंट के सारे रूल्स लिखे हुए थे। रूल्स ये है कि सभी प्लेयर को 24 घंटे के अंदर ही 3 रिंग्स कलेक्ट करनी है। अब जाहिर सी बात है कि प्लेयर्स ज्यादा हैं और रिंग्स कम हैं, तो रिंग्स हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारना ही पड़ेगा। और तो और इस बार सर्च फीचर को भी डिसेबल कर दिया गया है, मतलब खुद ही ढूंढो, छीनो और मारो। और जितने भी रिंग्स हैं उन पर अलग अलग स्टोन्स लगे हुए हैं और सभी स्टोन्स के अलग अलग पॉइंट्स हैं और इन रिंग्स को गेम के कैमरे से देखकर ही ढूंढा जा सकता है। कनामी अपने रूम में जब उस कैमरे के थ्रू देखता है तो उसे उसका पहला रिंग मिल जाता है। ये रिंग देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब कनामी कैमरे से उसे देखता है तो ये रूबी स्टोन था जिसके 5000 पॉइंट्स मिल रहे थे और अगर इन पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 50 मिलियन येन इनकी कीमत है। और आखिरी रूल ये है कि गेम खत्म होने से पहले अगर कोई भी प्लेयर 3 रिंग्स कलेक्ट नहीं कर पाया तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रेन भी इसी बिल्डिंग में टेलीपोर्ट हुई थी। फिर सीन जाता है एस क्लैन के मेंबर्स की तरफ। यहाँ पर जो क्लैन का लीडर वैंग था वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि वो शिबुया के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, तो उसके इस इवेंट को जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। खैर यहाँ पर एक प्लेयर जिसके पास फायर की पावर थी वो वैंग पर अटैक करती है, लेकिन वैंग पर उस फायर का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा उस लड़की को ही बिल्डिंग से धक्का देकर मार डालता है और इस तरह से 300 प्लेयर में से पहला प्लेयर कम हो जाता है। इसी के साथ इस पूरे एरिया में एक बहुत ही जोर की आवाज होती है जिसे सुनकर लोग अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। जाहिर सी बात है ये डार्विन्स गेम का ही एक मूव था ताकि इस इवेंट में बाहर के लोग दखल ना दे सके। सीन अब वापस से कनामी की तरफ जाता है। वो जैसे ही अपने रूम का दरवाजा ओपन करता है तो उसे बाहर बॉडी का एक आउटलाइन नजर आता है, मतलब बिल्डिंग में ऑलरेडी मारामारी स्टार्ट हो चुकी है। वो फौरन से ही लिफ्ट के करीब पहुंचता है और तभी कैमरे से चेक करने पर उसे पता चलता है कि कोई प्लेयर लिफ्ट से ऊपर की तरफ आ रहा है जिसके पास रिंग है। कनामी सीढ़ियों के पास जाकर छुप जाता है और तभी वो प्लेयर लिफ्ट से बाहर निकलता है और कनामी को देखकर उस पर अटैक कर देता है। उससे बचने के लिए कनामी नीचे भागता है, लेकिन सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी जड़ों से ब्लॉक हो रखी थी, जिस वजह से कनामी वापस से एलिवेटर की तरफ भागता है, लेकिन पकड़ा जाता है। कनामी खुद ही उस प्लेयर को अपनी रिंग दे देता है और कहता है देखो मैं लड़ना नहीं चाहता, तुम्हें रिंग चाहिए थी ना, ये ले लो। उस प्लेयर को भी कोई एतराज नहीं होता क्योंकि इस इवेंट में प्लेयर्स को मारने के कोई भी पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, तो वो वापस उसी लिफ्ट में चला जाता है। उसके जाते ही कनामी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है कि वो इस बेवकूफ से गेम में कैसे फंस गया। फिर कनामी भी उसी लिफ्ट से जाने की सोच रहा था, तभी रेन आकर कहती है कि अगर मैं होती तो उस लिफ्ट से कभी न जाती। कनामी उससे पूछने लग जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है जिसमें उसी बंदे की लाश थी जो कि अभी कुछ ही समय पहले उस लिफ्ट में गया था। रेन उसे बताती है कि इस बिल्डिंग में एक फ्लोरिस्ट है और ये सब उसी का किया कराया है। उसने ही सारे सीढ़ियों के रास्ते ब्लॉक्स कर रखे हैं ताकि प्लेयर जानबूझकर लिफ्ट यूज करें। जी हाँ, आसान शब्दों में ये लिफ्ट एक डेथ ट्रैप है। रेन यहाँ पर कनामी को उसके साथ टीम अप होने का ऑफर देती है ताकि दोनों ही इस बिल्डिंग से सही सलामत निकल सके। अगर अकेले खेलेंगे तो बाकियों की तरह ही मारे जाएंगे। कनामी के पास भी कोई और ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए वो रेन का ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। सीन अब शिफ्ट होता है कुछ लोगों की तरफ जो कि इस इवेंट को देखकर इसे एंजॉय कर रहे थे और इस पर बोली वगैरह भी लगा रहे थे कि कौन सा प्लेयर जीतेगा। यहाँ पर सभी प्लेयर्स की रैंक भी बताई जाती है। नंबर 1 पर 6 रिंग्स के साथ थी सुका, नंबर 2 पर 5 रिंग्स के साथ एस क्लैन था और नंबर 3 पर वही फ्लोरिस्ट था जिसने पूरी बिल्डिंग को ब्लॉक कर रखा है। बाय द वे, अब सीन वापस से कनामी की तरफ जाता है। वो और रेन एक साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी रेन उससे यहाँ पर फ्लोरिस्ट के बारे में बताती है कि कभी भी वो अपने अपोनेंट के सामने नहीं आता और हमेशा छुप कर ही वार करता है।
इसी बातचीत के दौरान इन्हें रास्ते में डेड बॉडी का एक आउटलाइन नजर आता है, जिसे देखकर कनामी का दिमाग दौड़ता है और वो कहता है रुको, जब प्लेयर्स मरते हैं तो ऐसा मार्क क्रिएट हो जाता है, लेकिन एलिवेटर में तो बॉडी पड़ी हुई थी। इसका मतलब है कुछ प्लेयर्स अभी भी जिंदा हैं जिन्हें वो फ्लोरिस्ट कंट्रोल कर रहा है। कनामी जब कैमरे से देखता है तो उसकी बात सच निकलती है, वो प्लेयर्स इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। ये दोनों फौरन ही वहाँ से भागते हैं, लेकिन तब तक वो प्लेयर्स भी वहाँ पहुँच गए थे और वो इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन रेन उन पर ग्रेनेड से अटैक करके वहाँ से कनामी को लेकर निकलती है, लेकिन वो प्लेयर अभी भी इनकी तरफ बढ़ रहे थे। कनामी को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो लोग उन्हें ढूंढ कैसे रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई रिंग भी नहीं है। और तभी उसकी नजर जाती है सीसीटीवी कैमरे पर और वो समझ जाता है कि फ्लोरिस्ट उन्हें कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहा है। वो कैमरे पर शूट करके उसे तोड़ देता है और फिर कनामी ऐसा सभी कैमरे के साथ करता है, जिससे फ्लोरिस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्रेस भी होता है कि चलो इस लड़के में कम से कम जरा सा दिमाग तो है। अब फ्लोरिस्ट का इन दोनों को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उनकी लोकेशन नहीं देख पा रहा था। तब फ्लोरिस्ट एक न्यू स्ट्रेटेजी बनाता है, हर फ्लोर के हर एक रूम को चेक करने की। वहीं ये दोनों एक रूम में ही जाकर छुपे हुए थे और इन्हें पता था कि यहाँ छुपकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे वो पकड़े जाएंगे। तो फिर ये दोनों भी अपना खुद का एक प्लान बनाते हैं। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये बंदे उसी रूम में जा पहुंचते हैं जहाँ पर ये दोनों छुपे हुए थे, लेकिन ये दोनों ही वहाँ पर नहीं थे। सेम टाइम पर बिल्डिंग में एक ब्लास्ट होता है। ये रेन थी जिसने सीढ़ियों का रास्ता अनब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन एक बॉम्ब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं वो बंदे आवाज सुनते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं और रेन पर शूट करने लगते हैं। तो अब यहाँ पर रेन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि असल में जब वो मिडिल स्कूल में थी तब उसे किसी ने इस गेम का लिंक भेजा था। और रेन की सिजिल ये है कि वो हर एक एटम के मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकती है। अब आपको पता ही है कि इस दुनिया की हर एक चीज एटम से ही बनी हुई है, तो रेन को पहले ही पता चल जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगले पल कहाँ पर होगा। और इस तरह से जब वो बंदे उस पर शूट करते हैं तो रेन बिल्कुल आसानी से सारी बुलेट्स मिस कर देती है। फिर वो ऊपर की तरफ भागती है और वो बंदे उसे फॉलो करते हैं। अब एक जगह पर जाकर वो रुक जाती है और वो भी अब उन पर अटैक करती है और कुछ बंदों को वहाँ पर मार भी डालती है। रेन की फाइटिंग स्किल देखकर फ्लोरिस्ट काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसे थोड़ा सा शक भी होता है कि कनामी कहाँ गायब है। फ्लोरिस्ट कुछ समझ पाता तभी उसे फिर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि कनामी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुका था। दरअसल वो विंडो के थ्रू आया था। ये देखकर वो फ्लोरिस्ट पछताने लगता है कि उसे कनामी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। खैर, फिर कनामी कंट्रोल रूम में जाने के लिए एक और ब्लास्ट करने वाला था, लेकिन तभी वो फ्लोरिस्ट खुद ही सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्लोरिस्ट यहाँ पर जड़ों का यूज करके एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिस वजह से कनामी के अटैक से उस पर एक खरोच तक नहीं आती, बल्कि फ्लोरिस्ट कनामी पर ही उल्टा भारी पड़ता है और वो उसे लगभग मारने ही वाला था कि तभी कनामी जोन आउट हो जाता है और अगले पल कनामी के सामने उसके जैसा दिखने वाला एक बंदा था, जो कि उसे बता रहा था कि उसकी सिजिल उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर कनामी को वापस से होश आता है और वो क्योदा के उसी सर्वाइव वाले मैसेज के बारे में सोचकर कहता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। फिर वो अपनी सिजिल से कुछ स्पेशल बुलेट्स और एक मशीन गन क्रिएट करता है, जिससे अटैक करने पर फ्लोरिस्ट के शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फ्लोरिस्ट अब एक लास्ट बार अपनी पूरी पावर का यूज करके कनामी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे उसकी बेटी की हेलुसिनेशन होती है, जिससे वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अगले ही पल पूरा का पूरा गेम बदल चुका था। अब यहाँ पर कनामी के पास मौका था फ्लोरिस्ट को मारने का। वहीं फ्लोरिस्ट मन में अपनी बेटी से माफी मांगकर कनामी को बताता है कि अगर उसे मारना ही है तो मार दे, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे असल में दिल की बीमारी है और वो ऐसे भी मरने ही वाला है। ये सुनकर कनामी कहता है तुम तो ऐसे ही मरने वाले हो, तो मैं तुम्हें मार कर क्या करूँगा। तभी रेन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर वो फ्लोरिस्ट से पूछती है कि इस बिल्डिंग में आखिर कितनी रिंग्स हैं। फ्लोरिस्ट बताता है कि तकरीबन 24 रिंग्स हैं। इस पर रेन बताती है कि जब हम यहाँ पर फालतू में ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे तब बाकी के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने काफी सारे रिंग्स कलेक्ट कर ली है और इस समय पर एस क्लैन के लीडर के पास कम से कम 32 रिंग्स हैं और अब इनके पास इतनी एनर्जी भी नहीं बची हुई है कि ये इंडिविजुअली पावरफुल प्लेयर का सामना कर सकें। तभी कनामी कहता है कि अब हमें खुद का एक क्लैन बनाना पड़ेगा, तभी हम एस क्लैन का सामना कर सकते हैं। कनामी कहता है तो फिर क्या कहते हो, अकेले मरना है या फिर एक साथ मिलकर लड़ना चाहते हो। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम कनामी को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और तब उसे एक ड्रीम आता है जिसमें वो क्योदा के साथ था और उससे सवाल करता है कि आखिर उसने डार्विन्स गेम क्यों ज्वाइन किया। इस पर क्योदा जवाब देता है कि पैसों की वजह से, लेकिन बाद में उसे समझ आ चुका था कि ये गेम कितना ज्यादा खतरनाक है। इसी बीच हमादा आता है और क्योदा उसके साथ जाने लगता है। कनामी भी उनके साथ जाने के लिए उठता है और तब वो दोनों कहते हैं अभी नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है,
तुम्हें इस गेम को फिनिश करना है, जो कि हम नहीं कर पाए। इसी के साथ कनामी की आंख खुल जाती है और तब उसे सूका का मैसेज आता है कि वो जल्द ही उस बिल्डिंग में पहुंच जाएगी। वहीं हम सूका को देखते हैं जो कि एक स्नाइपर को मार डालती है और अब वो इन स्नाइपर से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ये उसे हर जगह मिल रहे थे। तो इसलिए वो इनसे तंग आकर एक अंडरग्राउंड मॉल में चली जाती है और वहीं एक छोटी लड़की उसे छुपकर देख रही थी। दूसरी तरफ कनामी रूम से बाहर आता है और रेन उसे इवेंट का हाल चाल बताती है कि अभी तक केस क्लैन अपनी जगह से नहीं हिला है, शायद वो लोग रात को हमला करें। फिर अब दोनों फ्लोरिस्ट के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर इन्होंने उसी बंदे को पकड़ रखा था जिसने कनामी की जान बख्शी थी, और इस बंदे का नाम होता है रियूजी। कनामी रियूजी को 3 रिंग्स देकर उसका फेवर लौटाते हुए उसे उनका क्लैन ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन रियूजी इंटरेस्टेड नहीं था। कनामी कहता है ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस वादा करो कि तुम पूरे इवेंट के दौरान हम पर अटैक नहीं करोगे। रियूजी मान जाता है, जिसके बाद ये लोग उसे छोड़ देते हैं और फिर आपस में बात करने लग जाते हैं कि एस क्लैन के पास बहुत सारे मेंबर्स हैं और यहाँ पर सूका को मिलाकर सिर्फ 4, तो एस क्लैन का मुकाबला करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। एस क्लैन का नाम सुनते ही रियूजी रुक जाता है और फ्लोरिस्ट को पकड़कर पूछता है कि क्या ये बात सच है कि वैंग भी इस इवेंट में मौजूद है। रेन जवाब देती है हाँ, उसने अपने सोर्सेज से ये बात कंफर्म की है। अब वैंग का नाम सुनते ही रियूजी इनका क्लैन ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसे वैंग से अपना कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है। इसी के साथ हम इस क्लैन को देखते हैं जिनके पास 32 रिंग्स थी और अब वो उसी बिल्डिंग में अटैक करने का प्लान कर रहे होते हैं। फिर सिंह वापस से कनामी की तरफ आता है और इनके पास 15 रिंग्स थी, जो कि आपस में बांटने की बात कर रहे होते हैं। सेम टाइम पर रेन ध्यान देती है कि जो सबसे ज्यादा रेयर स्टोन्स हैं उनके काफी ज्यादा कम पॉइंट्स मिल रहे हैं और जो कम रेयर हैं उनके ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं। कनामी कहता है तुमने सही कहा और रूल्स भी थोड़े अजीब हैं। तभी रियूजी कहता है ठीक है, लेकिन क्या हम अभी एस क्लैन पर ध्यान दें कि उनसे आखिर निपटना कैसे है। फिर फ्लोरिस्ट कहता है वैसे तुम्हारी दोस्त आने वाली थी ना, वो अभी तक आई क्यों नहीं। कनामी कहता है हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। और तभी कनामी के पास सूका का मैसेज आ जाता है जो कि हेल्प मांग रही थी। और फिर यहाँ पर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। तो जब सूका उसी अंडरग्राउंड मॉल में गई थी तब कोई छुपकर उस पर वाटर से अटैक करता है। अब सूका का सामने ऐसी किसी सिजिल से पहली बार हो रहा था, तो वो वहाँ से भागने लगती है और तभी वो लड़की खुद ही सूका के सामने आ जाती है, जिस पर सूका कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये कहकर वो उस पर अटैक कर देती है, जिसे वो लड़की एक पानी की दीवार क्रिएट करके रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनती तो वो लड़की उस पानी को फ्रीज कर देती है, जिसमें जमकर सूका की चेन टूट जाती है। सूका का सामने ऐसी पावर से पहले कभी नहीं हुआ था, तो वो वहाँ से भागना ही सही समझती है, लेकिन वो लड़की उसे भागने नहीं देती और सूका को वहीं पर ट्रैप कर देती है। सीन वापस से शिफ्ट होता है कनामी की तरफ। वो सूका का मैसेज पढ़कर काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि सूका ने मजाक किया है या फिर उसे सच में कनामी की हेल्प चाहिए। रेन कहती है इस समय पर वो ऐसा मजाक नहीं कर सकती। ये सुनकर कनामी सूका की हेल्प करने का फैसला कर लेता है, जिस पर रेन कहती है संभल कर, क्योंकि सूका जैसी प्लेयर ने हेल्प मांगी है तो जरूर प्रॉब्लम भी कुछ बड़ी ही होगी। ये सुनकर रियूजी भी कनामी के साथ जाने को रेडी हो जाता है और फिर दोनों एक साथ ही निकल जाते हैं। अब रास्ते में रियूजी कहता है वैसे तुम बहुत सारी रिंग्स क्यों नहीं क्रिएट कर देते, जिससे हम एक बार में ही ये गेम जीत जाएं। कनामी कहता है नहीं, वो रिंग्स, फोन, पैसे और कार जैसी चीजों को रिक्रिएट नहीं कर सकता, और जो चीजें वो रिक्रिएट करता है वो अगले दिन ही खुद ही गायब हो जाती हैं। अपनी सिजिल के बारे में इतना सब बताकर कनामी रियूजी से उसकी सिजिल के बारे में पूछता है, जिस पर रियूजी कहता है क्या करोगे जान के, मेरी सिजिल बिल्कुल बेकार है। दरअसल उसकी सिजिल है एक लाई डिटेक्टर, वो किसी का भी झूठ पकड़ सकता है। वहीं अब हम रेन को देखते हैं जो कि इन दोनों को बिल्डिंग से कवर कर रही थी और गेम के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसे रिंग को ध्यान से देखने पर एक QR कोड नजर आता है, जिसे स्कैन करने पर उसे कुछ नंबर के सीक्वेंस मिलते हैं। फ्लोरिस भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी जब अपनी सारी रिंग्स को स्कैन करता है तो सभी पर उसे अलग अलग नंबर्स के सीक्वेंस मिलते हैं। दूसरी तरफ दोनों लड़के उसी मॉल के करीब पहुँच गए थे और तभी उन्हें ऐसा फील होता है कि वहाँ पर कोई और भी मौजूद है। वो कहते हैं जो भी है बाहर आ जाओ, हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे। वही लड़की बाहर आती है और कहती है देखो मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं लड़ना नहीं चाहती। इस लड़की का नाम है रेमी। रियूजी कहता है ये सच बोल रही है। फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और रेमी इन्हें रोकने की कोशिश करती है कि उन्हें उस मॉल में नहीं जाना चाहिए। ये दोनों उसकी बात नहीं सुनते और जब दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पूरा मॉल पानी से भरा हुआ था और अंदर सूका एक चीज को पकड़कर कनामी का इंतजार कर रही थी, लेकिन बेचारी थक चुकी थी और उसका हाथ छूट जाता है और वो पानी में डूबने लगती है। वहीं बाहर कनामी पानी के अंदर जाने का डिसाइड करता है, जिस पर रियूजी उसे मना करता है क्योंकि ये तो खुदकुशी हुई। कनामी कहता है मैं क्लैन के किसी भी मेंबर को पीछे नहीं छोड़ सकता और फिर पानी में कूद जाता है। रियूजी रेमी से पूछता है कि तुम कुछ तो जानती हो कि ये किसका किया कराया है। रेमी डर कर उस पर अटैक करके वहाँ से भाग निकलती है और कन्वीनियंस स्टोर में जाकर छुप जाती है।
रियूजी उसे बाहर निकलने को कह रहा था और वहीं रेमी खुद से ही बातें किए जा रही थी कि अगर उसने दोनों के लिए 6 रिंग्स कलेक्ट नहीं की तो दोनों ही मारे जाएंगे। यहाँ पर दोनों का मतलब था रेमी के ट्विन ब्रदर से। खैर, रेमी अब एक प्लान बनाती है और वहीं बाहर खड़े रियूजी को फोन की आवाज सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए वो स्टोर के अंदर आ पहुंचता है और उसे वो फोन एक जगह पर पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर रियूजी कंफ्यूज हो जाता है कि ये एक गलती है या फिर कोई जाल, क्योंकि एक प्लेयर अपना फोन इस तरह से तो नहीं छोड़ सकता। ये सोचकर वो फोन उठाने जाता है और तभी रेमी, जो कि उसे कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रही थी, वो स्टोर में मौजूद बॉटल वाटर से उस पर हमला कर देती है और उसे पकड़ लेती है। और फिर वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी वो खुद ही अपना हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सीन अब शिफ्ट होता है कनामी की तरफ। उसे बीच रास्ते में एक बर्फ की दीवार मिलती है, जिसे वो तोड़कर दूसरी तरफ जाता है, लेकिन सुका वहाँ पर नहीं थी। लेकिन जब वो कैमरे से देखता है तो उसे पानी के अंदर रिंग्स दिखती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि सुका नीचे है। फिर वो सुका को पानी के ऊपर ले आता है, लेकिन सुका बेहोश थी। अगर वो सुका को लेकर स्विम करेगा तो एंट्रेंस तक जाते जाते उसकी बॉडी भी बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी और फिर दोनों ही डूब जाएंगे। इसलिए कनामी काफी ज्यादा सोचकर सुका को सीपीआर देने का फैसला करता है, जिससे सुका को होश आ जाता है। होश आते ही वो कनामी को किस कर लेती है और फिर उसकी जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया वगैरह बोलती है। फिर सुका कहती है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने ये गेम क्यों ज्वाइन किया। कनामी कहता है हाँ, लेकिन अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई मसला नहीं है। सुका कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम जानो। और फिर हमें यहाँ पर बैक स्टोरी दिखाई जाती है। दरअसल सुका के डैड भी डार्विन्स गेम खेला करते थे और फिर एक दिन एक अनजान शख्स सुका के घर में घुसकर सुका के पेरेंट्स को मार डालता है, जो कि शायद उसके डैड का अपोनेंट रहा होगा। तो इसके बाद ही सुका को इस गेम के बारे में पता चलता है और वो फैसला कर लेती है कि इस गेम के पीछे जो भी है वो उसके साथ साथ अपने डैड के कातिल को भी अपने हाथों से मारेगी, और इसी मकसद की वजह से उसने ये गेम ज्वाइन की है। वहीं हम वैंग को देखते हैं और उसने भी क्यूआर कोड को ढूंढ निकाला था, जिससे उसे भी समझ में आ जाता है कि शायद सिर्फ रिंग्स को कलेक्ट करके ये गेम नहीं जीता जा सकता है। सेम टाइम पर 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं और डायमंड रिंग्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। इसी के साथ एस क्लैन भी उस बिल्डिंग पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कनामी और सुका इस स्टोर में पहुंचकर रियूजी को बचा लेते हैं और रेन कनामी को मैसेज करके उस कोड के बारे में बताती है और वापस बिल्डिंग में आने को भी मना करती है, क्योंकि डायमंड रिंग के डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं सुका रेमी से पूछ रही थी कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। रेमी जवाब देती है कि खुद को और अपने भाई को बचाने के लिए। सुका कहती है तुम्हारा भाई? रेमी बताती है हाँ, उसके एक फ्रेंड ने उसे इस गेम का लिंक भेजकर ये कहा था कि ये गेम ज्वाइन करने पर उसकी एक विश पूरी हो सकती है। रेमी के भाई की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी थी, तो वो अपने भाई को वापस पाने की विश करती है और इस गेम को ज्वाइन करने के बाद से ही दोनों एक बॉडी शेयर करते हैं। ये सब सुनकर ये सभी उसे बताते हैं कि इस गेम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसके दोस्त ने उसे बेवकूफ बनाया है। असल में रेमी को डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर सुका रेमी की जान बख्श देती है, क्योंकि उसकी वजह से ही सुका को कनामी के और भी ज्यादा करीब आने में हेल्प हुई है। अब ये लोग रेमी को भी अपने क्लैन में शामिल कर लेते हैं। सेम टाइम पर कनामी के पास रेन का एक और मैसेज आता है, जिसे पढ़कर कनामी कहता है सुका तुम्हारे पास जितनी भी रिंग्स है सब फेंक दो, क्योंकि अब असली खजाना ढूंढकर हम इस गेम को जीतने वाले हैं। फिर सीन जाता है एस क्लैन के मेंबर्स की तरफ। वो लोग बिल्डिंग पर अटैक करने के लिए बाहर खड़े होते हैं। वहीं अंदर रेन फ्लोरिस्ट को कनामी का प्लान बताती है कि उन्हें सारी रिंग्स छोड़कर बिल्डिंग से निकलना होगा। फ्लोरिस्ट कहता है कनामी से कहना मुझे माफ करे, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे सारी की सारी डायमंड रिंग्स चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी हॉस्पिटल में है और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, जो कि इन रिंग्स को ही कलेक्ट करके मिल सकते हैं। जाते हुए रेन कहती है कि अगर मैं आपकी बेटी होती और मुझे पता लगता कि मेरी बीमारी ठीक करने के लिए मेरे पिता ने अपनी जान दी, तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होगा। रेन के जाते ही फ्लोरिस्ट कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे पास मेरी जिंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं है अपनी बेटी को देने के लिए। दूसरी तरफ एस क्लैन के मेंबर्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वहीं वैंग का राइट हैंड कुछ मेंबर्स को लेकर ऊपर की तरफ जाने वाला होता है, लेकिन उसे शक होता है कि शायद लिफ्ट में किसी तरह का ट्रैप हो सकता है, इसलिए वो पहले खुद अकेले ही उस लिफ्ट में जाता है और वो सही था। फ्लोरिस्ट उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बंदे के पास फायर की पावर थी, तो वो फ्लोरिस्ट की जड़ों को जला डालता है और सही सलामत ऊपर पहुंच जाता है। फिर वो बाकी के मेंबर्स को भी मैसेज करके ऊपर आने को कहता है। वहीं नीचे लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो इनके सामने फ्लोरिस्ट था और वो इन पर अटैक करके सभी बंदों को मार डालता है। वहीं वैंग का राइट हैंड ये सोच रहा था कि इन्हें आखिर आने में इतनी देर क्यों लग रही है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है
और सामने फ्लोरिस्ट था जो कि कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे बंदे कभी वापस आएंगे। ये सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेन एक डायमंड रिंग का कोड देखकर सही सलामत बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी और जब वो फोन पर देखती है तो अब सिर्फ 98 प्लेयर्स ही बचे हुए थे। अब वो अपना पूरा फोकस उन नंबर्स के सीक्वेंस को सॉल्व करने पर लगाती है और अगर वो गलत नहीं है तो ये कोऑर्डिनेट्स एक लोकेशन को रेफर कर रहे हैं जो कि शिबुया स्टेशन का है। रेन अब स्टेशन की तरफ भागते हुए उसी डायमंड कोड के बारे में सोच रही थी कि आखिर उसका क्या मतलब हो सकता है और जब वो स्टेशन के अंदर पहुंचती है तो वहां पर इतने सारे एस क्लैन के मेंबर्स को देखकर हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरिस्ट वैंग के 2 बंदों से लड़ रहा होता है और दोनों ने मिलकर उसे काफी बुरी तरह से घायल कर दिया था। फ्लोरिस्ट कुछ बॉम्ब को ब्लास्ट करके वहां से भाग निकलता है और एक जगह पर जाकर बैठा हुआ था और तभी वो दोनों उसे ढूंढते हुए वहां भी पहुंच जाते हैं। तभी फ्लोरिस्ट कहता है चलो अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ खुद ही आ गए क्योंकि मैं जो तुम्हें दर्द देने वाला हूँ वो मैं अपनी आंखों से देख सकूंगा। इसी के साथ पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती है और वो बंदे फ्लोरिस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन फ्लोरिस्ट ऑलरेडी मर चुका था जिसके साथ ही बिल्डिंग कोलैप्स होने लग जाती है। वहीं रेन छुपकर एस क्लैन पर नजर रख रही थी। पास से ही क्लैन के 2 मेंबर गुजरते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि वैंग को खजाने की लोकेशन अभी नहीं पता है। जब कोई प्लेयर उस कोड को सॉल्व करके यहाँ पहुंचेगा तो हम लोग उसे पकड़ लेंगे। ये सुनकर रेन समझ जाती है कि वैंग के पास ना ही डायमंड कोड है और ना ही खजाने की लोकेशन। रेन वहाँ पर छुपी हुई थी कि तभी एक बंदा जिसके पास स्मेल करने की सिजिल होती है वो उसे स्मेल कर लेता है कि वहाँ पर कोई तो छुपा हुआ है। रेन फौरन ही वहाँ से भागती है और अपनी सिजिल का यूज करके वो पता कर पा रही थी कि कौन सा बंदा कहाँ मूव करेगा, लेकिन अचानक ही पता नहीं कहाँ से वैंग उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो उससे खजाने के बारे में पूछता है। रेन जवाब देती है कि उसे खजाने के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही उसके पास कोई रिंग्स है। वैंग गुस्सा होकर उसका हाथ मोड़ देता है और कहता है देखो सीधे से बता दो जो भी तुम जानती हो वरना मुझे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने होंगे। रेन अब उसे एक कहानी सुनाने लग जाती है और फालतू की बातें करके टाइम वेस्ट करती है जिससे वैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रेन को चोट पहुंचाता तभी कनामी बाकी मेंबर्स के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। कनामी वैंग से यहाँ पर डील करने को रेडी था कि वो उन सभी को वहाँ से जाने दे जिसके बदले में कनामी खजाने के बारे में उसे सब बता देगा। इस पर वैंग कहता है कि मैं इस तरह की कोई भी डील नहीं करता, मुझे जो भी चाहिए होता है मैं उसे खुद ही हासिल कर लेता हूँ। और फिर इसी के साथ दोनों क्लैन के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। सुका यहाँ पर बाकी के मेंबर से अकेली ही निपटती है और वहीं कनामी रेन को एक सेफ जगह पर ले जाकर छुप जाता है क्योंकि रेन ही वो प्लेयर है जो कि कोड को जानती है और वो ही इस पहेली को सुलझा सकती है। वहीं रियूजी वैंग से निपट रहा होता है। वैंग के पास टेलीपोर्टेशन की सिजिल थी जिस वजह से वो आसानी से बच पा रहा था और तभी रियूजी उसे उस काटने के लिए कहता है कि क्या तुम्हें सिर्फ भागना ही आता है। ये सुनकर वैंग चिढ़ जाता है और वो मौका मिलते ही रियूजी पर अटैक करके उसका हाथ काट डालता है। सीन अब रेन के पास जाता है जो कि एक जगह पर छुपी हुई थी और वो सोच रही थी कि आखिर उस कोड का क्या मतलब हो सकता है। काफी ज्यादा गहराई से सोचने पर उसे फाइनली आंसर मिल जाता है। दूसरी तरफ वैंग रियूजी के टुकड़े टुकड़े करके उसे मारने वाला था और रियूजी भी एक बॉम्ब ब्लास्ट करके अपने साथ साथ वैंग को मारने की तैयारी में था। और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि आखिर रियूजी वैंग को क्यों मारना चाहता है। तो दरअसल वैंग ने रियूजी के छोटे भाई का मर्डर किया था। खैर रियूजी बॉम्ब को ब्लास्ट करने ही वाला था और वैंग भी उसके शरीर के टुकड़े करने वाला था, लेकिन तभी सेम टाइम पर कनामी वहाँ पर पहुंचकर सभी को रोक देता है। वो एक चाबी दिखाकर वैंग से सौदा करता है कि अगर वो रियूजी को छोड़ दे तो कनामी उसे वो चाबी दे देगा। वैंग कहता है बच्चे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं किसी भी तरह का सौदा नहीं करता। कनामी कहता है ठीक है तुम जानो, मुझे लगा तुम ये गेम जीतना चाहते हो। फिर वैंग मन में सोचता है कि शायद उसे कनामी की डील एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि इस समय पर उसके ईगो से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसका ये गेम जीतना, क्योंकि गेम जीतने वाले प्लेयर को एक प्रिविलेज भी मिलेगा। ये सब सोचकर ही वैंग रियूजी की जान बख्श देता है और इसी के साथ कनामी उसकी तरफ चाबी फेंकता है। वैंग चाबी कैच करने में लग जाता है और वहीं कनामी पास में मौजूद लॉकर में उसी कोड को डालता है जिसे रेन ने सॉल्व करके उसे दिया था। इसके साथ ही कनामी कहता है कि तुम्हें बेवकूफ बनाया, वो चाबी तो मेरे स्कूटर की है। वैंग बिल्कुल खिसिया जाता है लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही सारे प्लेयर्स फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि कनामी ने असली खजाना ढूंढ लिया था और ये गेम यहीं पर खत्म हो चुका था। टेलीपोर्ट होने से पहले वैंग कहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा जानता हूँ जिससे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके ही मैं चैन की सांस लूंगा। इसी के साथ सारे प्लेयर्स टेलीपोर्ट हो जाते हैं और कनामी अकेले ही वहाँ पर बचता है। फिर कनामी लॉकर में रखे उस बॉक्स को खोलता है जिसमें सिर्फ एक फोन था जिसे देखकर कनामी सोच में पड़ जाता है
कि ये फोन ही वो असली खजाना है, इसके पीछे इतने लोगों की जान गई। कनामी काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है कि ये कैसा बेवकूफाना सा गेम है। वहीं हम उन सभी लोगों को देखते हैं जिन्होंने प्लेयर्स पर बेट वगैरह लगा रखी थी। वो सभी काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि किसी को भी नहीं लगा था कि कनामी ये गेम जीतेगा, इसलिए उस पर किसी ने भी बेट नहीं लगाई थी, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। वहीं दूसरी तरफ उसी फोन पर एक कॉल आती है और ये कॉल थी गेम मास्टर की। कनामी पहले तो उस पर अपनी सारी भड़ास निकालता है कि उसने इतना बेवकूफाना गेम क्यों क्रिएट किया। गेम मास्टर कहता है वैसे मैं पूरा इल्जाम अपने सर पर नहीं लूंगा, मैंने सिर्फ इंटरफेस ही क्रिएट किया है। आगे वो कहता है कि पता नहीं तुम्हें मुझसे कभी दोबारा बात करने का मौका मिलेगा भी या नहीं, तो क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो। कनामी अपना गुस्सा साइड में रखता है और कहता है ठीक है। फिर गेम मास्टर उसे उसका सारा प्राइस वगैरह बताते हैं कि उसे टोटल 5000 पॉइंट्स मिले हैं और इसके साथ साथ उसे एक प्रिविलेज भी मिलेगा। वो गेम मास्टर से अपनी एक विश पूरी करा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि विश किसी को भी अमर बनाने की या फिर किसी को भी जिंदा करने की ना हो, क्योंकि वो भगवान थोड़ी है। कनामी कहता है मुझे ये गेम क्विट करना है। गेम मास्टर कहता है ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं ये विश पूरी नहीं कर सकता। कनामी फिर से सेम बात दोहराता है, जिस पर गेम मास्टर कहता है कि लगता है तुम इस गेम को क्विट करने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो, इसलिए मैं तुम्हें 2 रास्ते बता सकता हूँ। तो पहला ऑप्शन है डार्विन्स गेम को कंप्लीट करना। अगर उसने इस गेम को कंप्लीट कर दिया तो इस गेम का मकसद पूरा हो जाएगा और गेम खुद ही बंद हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है गेम मास्टर को ढूंढकर इस पूरे गेम के सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देना। अब कनामी सोचने लग जाता है कि वो ऐसा क्या मांगे जिससे इस गेम में उसे किसी को मारना न पड़े और कोई उसे भी मार ना सके और नए लोग इस गेम को ज्वाइन भी ना कर सकें। काफी ज्यादा सोच समझकर कनामी एक विश मांगता है जिसे वो गेम मास्टर पूरी भी कर देता है, लेकिन ये विश क्या है ये हम आगे जानेंगे। और फिर गेम मास्टर कनामी को उसका लास्ट प्राइज देता है जो कि फायर गॉड ऑफ आयरन नाम की एक बहुत ही रेयर सिजिल थी। अब कहानी शिफ्ट होती है 2 महीने के बाद और 2 महीने पहले शिबुया में आखिर क्या हुआ था, वो बिल्डिंग कैसे कोलैप्स हुई, इन सभी की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, लेकिन किसी को भी कोई सुराग नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ कनामी का दोस्त शिनो भी काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि पिछले 2 महीने से उसके तीनों दोस्त गायब हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ। एक बंदा पैसे लेकर फ्लोरिस्ट की बेटी के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि ये इंश्योरेंस के पैसे हैं, उसके पिता की मौत हो चुकी है। फिर वो बाहर आकर रेन को बताता है कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है और चला जाता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है दैनजो बॉक्सिंग क्लब की तरफ, जहाँ पर दैनजो जो कि इस क्लब का लीडर है, उसकी वाइफ अपनी सिजिल का यूज करके रियूजी का हाथ ठीक कर दी होती है। वहीं कनामी भी पिछले 2 महीने से उसी क्लब में ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो यहाँ पर दैनजो को उसका एलाय बनने का ऑफर देता है, जिस पर दैनजो कहता है कि मैं देखना चाहूंगा कि आखिर तुम मेरे एलाय बनने के काबिल भी हो या नहीं, जिसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, तभी मैं कुछ डिसाइड कर सकता हूँ। कनामी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों के बीच में मैच भी शुरू हो जाता है। कनामी अब दैनजो पर हथियार से अटैक किए ही जा रहा था, लेकिन फिर भी दैनजो कनामी पर भारी पड़ता है। रियूजी और रेन जो कि इस मैच को देख रहे थे, वो लोग कहते हैं कि अभी तक दैनजो ने अपनी सिजिल का भी यूज नहीं किया है, फिर भी वो कनामी पर कितना भारी पड़ रहा है। वहीं दैनजो कनामी से लड़कर एक बात तो समझ गया था कि इस लड़के में कोई बात तो है। ये देखकर दैनजो कनामी को अपना एलाय एक्सेप्ट कर लेता है। सेम टाइम पर वही मिस्टीरियस लड़की वहां आ जाती है और कुछ ऐसा करती है जिससे कनामी को कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं होता है। फिर वो लड़की खुद को सुईलैन कहकर इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो यहाँ पर कनामी को ही लेने के लिए आई है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अगले सीन में रेन और रियूजी सुका से बता रहे थे कि उस मिस्टीरियस लड़की ने कनामी को किडनैप कर लिया। रेन अब यहाँ पर सभी को सुईलैन के बारे में बताती है कि असल में वो डी गेम की टॉप प्लेयर है और वो जिस टेक्निक का यूज करती है वो उसकी सिजिल नहीं है, बल्कि वो एक मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसे वो डी गेम ज्वाइन करने से पहले भी यूज किया करती थी। अब सुका ने कनामी को ट्रैक कर लिया होता है, जिससे उन्हें उसकी लोकेशन पता चल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुईलैन कनामी को अपनी कार में ले जा रही होती है। कनामी उससे कहता है कि तुम टॉप रैंक की प्लेयर हो, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो। सुईलैन बताती है कि असल में वो एक असैसिन है और वो कनामी को भी अपनी तरह एक असैसिन बनाना चाहती है, क्योंकि उसके अंदर एक असैसिन बनने की सारी खूबियां हैं और फिर वो उससे शादी भी करेगी ताकि वो अपनी ब्लड लाइन कंटिन्यू कर सके। ये सुनकर कनामी कहता है कि आई होप ये मजाक हो, क्योंकि इससे अजीबोगरीब प्रपोजल मुझे अपनी जिंदगी में नहीं मिला। तभी इन्हें पता चलता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। ये देखकर सुईलैन कनामी का फोन चेक करती है, जिसमें सुका के हजारों मिस कॉल्स आ रखे थे। सुईलैन सुका के पास कॉल लगाकर कनामी से उन्हें पीछे हटने को कहती है, लेकिन कनामी उल्टा अपने क्लैन को सुईलैन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिस पर सुईलैन कहती है तुम सच में हार नहीं मानते और मुझे यही पसंद है। फिर वो उसे चैलेंज करता है कि अगर वो उसके क्लैन के एक भी मेंबर को मारे बिना कनामी को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाती है तो कनामी उसका हस्बैंड, नौकर, एम्प्लॉय, वो जो भी कहेगी वो बनने को तैयार है।
सुइलैन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं रिन सुइलैन के कार के टायर पर शूट करती है, लेकिन टायर बुलेट प्रूफ था और तभी सुइलैन कार से बाहर निकलती है और फिर सुका और सुइलैन के बीच में काफी टक्कर का मुकाबला शुरू हो जाता है। सुका भी कोई कम नहीं थी और वो यहाँ पर सुइलैन को कांटे की टक्कर दे रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और सुइलैन की कार काफी ज्यादा आगे निकल जाती है, जिससे उन सभी को लगता है कि वो हार गए हैं। लेकिन तभी कनामी विंडो खोलकर कहता है कि अभी नहीं। उसके हाथ में वाइन की बॉटल्स थी। सुका समझ जाती है कि वो क्या करना चाहता है। कनामी की बोतल फेंकते ही सुका उन्हें अपनी चैन से पकड़ लेती है और टायर पर फेंकती है। सेम टाइम पर रेमी उन वाइन्स को जमा देती है, जिससे टायर फ्रीज होकर ब्लास्ट हो जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर सुइलैन कनामी की कार ले जाने का सोच रही थी। तभी सुइलैन का ड्राइवर निकलता है और कहता है, मैडम हम हार गए हैं, क्योंकि अब आप किसी को मारे बिना कनामी को यहाँ से नहीं ले जा सकती। अगर आपने ऐसा किया तो कनामी से किया हुआ प्रॉमिस टूट जाएगा। सुइलैन भी बात को समझती है कि उसका ड्राइवर सही कह रहा है और फिर वो खुद ही अपनी हार एक्सेप्ट कर लेती है। फिर सुइलैन कहती है कि वो कनामी का क्लैन ज्वाइन करना चाहती है, जिस पर कनामी को कोई एतराज नहीं था, लेकिन उसके मेंबर्स उसे मना कर रहे थे कि इस जैसी चालाक प्लेयर को शामिल नहीं करना चाहिए, वो उन्हें कभी भी धोखा दे सकती है। कनामी सुइलैन के करीब जाकर कहता है, वादा करो कि अगर तुम कभी भी इस क्लैन को धोखा देने की सोचोगी तो तुम्हें सबसे पहले मुझे धोखा देना होगा। सुइलैन उसे प्रॉमिस कर देती है, जिसके बाद वो सनसेट रेवन का हिस्सा बन जाती है। जी हाँ, कनामी ने अपने क्लैन का नाम सनसेट रेवन रख लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एस क्लैन ने एक वीडियो पोस्ट की होती है, जिसमें उन्होंने कनामी के दोस्त शिनो को किडनैप करके उसकी उंगलियां वगैरह काट दी थी और वो लोग कनामी को अपने दोस्त को ढूंढने का चैलेंज देते हैं। वहीं कनामी वीडियो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। रियूजी उसे शांत करता है कि डेंजो की वाइफ शिनो की उंगलियां ठीक कर देगी, लेकिन अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है शिनो को ढूंढना। अब रेन ने वीडियो को एनालाइज करके लोकेशन ढूंढ निकाली थी। उस वीडियो को एक वेयर हाउस में शूट किया गया था। अगले सीन में हम वैंग को देखते हैं, जो कि उसी वेयर हाउस में कनामी का इंतजार कर रहा था और तभी उसका एक बंदा आकर बताता है कि बाहर पुलिस आई हुई है। वैंग यहाँ पर काइची को अकेले बाहर भेजता है पुलिस से निपटने के लिए। वहीं कनामी तेंजी और बाकी के मेंबर्स के साथ वेट कर रहा था कि जब एस क्लैन पुलिस से लड़ने में बिजी हो जाएंगे तब वो लोग पीछे से जाकर शिनो को बचा लेंगे। दूसरी तरफ पुलिस केची को सरेंडर करने को कहती है, लेकिन केची पुलिस पर अटैक कर देता है। वहीं अंदर वैंग शिनो को मारकर अपने मेंबर्स के साथ भागने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस पीछे के दरवाजे से भी आ चुकी थी, इसलिए वैंग उन पर अटैक करके उन सभी को वहां पर मार डालता है और इस तरह से एस क्लैन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वहीं सुका, जिसने शिनो को ढूंढ लिया था, वो शिनो तक एक फोन पहुंचा देती है। उस फोन के थ्रू कनामी शिनो को कांटेक्ट करके बताता है कि उसने एक गेम का लिंक सेंड किया है, जिस पर उसे क्लिक करना होगा। शिनो कहता है, लेकिन मेरी उंगलियां। कनामी कहता है, अपने पैर, जबान कुछ भी यूज करो, लेकिन तुम्हें उस लिंक पर क्लिक करना ही होगा। शिनो अपनी जबान का यूज करके उस लिंक पर क्लिक कर देता है, जिसके बाद वो स्नेक उसे भी बाइट करता है और उसे टेलीकिनेसिस की सिजिल मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वैंग भागने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले वो अपने एक बंदे से शिनो को लाने के लिए कहता है। वो बंदा जैसे ही शिनो के पास जाता है तो शिनो उसे अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से उठाकर पटक देता है। दूसरी तरफ कनामी बाकियों के साथ फ्रंट गेट पर पहुंचता है, जहां पर उनका सामना केची से होता है। बाकी के मेंबर्स अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और तेंजी अकेले ही केची का सामना करने के लिए वहीं रुकता है। सीन वापस से शिनो की तरफ जाता है, जो कि अपने पावर्स पाकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसका सपना है या फिर हकीकत। तब एस क्लैन के दूसरे मेंबर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिन्हें शिनो पहले वाले बंदे की तरह ही उठाकर पटक देता है और तभी वहाँ पर वैंग भी आ जाता है, जो कि समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर कनामी का ही हाथ है। शिनो अब वैंग पर भी अटैक करने के लिए रेडी होता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है तेंजी की तरफ और अब वो केची को अपना कमाल दिखाता है। दरअसल तेंजी के पास सुपर स्पीड की सिजिल होती है। दूसरी तरफ रेमी और रेन मिलकर बाकी के मेंबर्स को खत्म कर रही होती हैं। वहीं अब कनामी अंदर पहुंचता है, जहां पर कोई भी नहीं था, तो उन्हें लगता है कि शायद वो लोग भागने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन तभी वैंग इनके सामने आता है। कनामी कहता है कि मैं अब आ गया हूँ और मैं तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हूँ, तो प्लीज मेरे दोस्त को छोड़ दो। वैंग कहता है, कनामी तुमने बिल्कुल गलत समझा, मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। देखो तुम्हारा दोस्त तो बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही है। कनामी मुड़ता है तो उसके पीछे एक कार्डबोर्ड था, जिसमें से ब्लड निकल रहा था। कनामी कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और जब वो उस कार्डबोर्ड के अंदर देखता है तो उसमें शिनो के बॉडी के पार्ट्स थे। ये देखकर तो पूछो ही मत, कनामी बिल्कुल टूट जाता है। वैंग अब इन दोनों को भी मारने का ऑर्डर देता है और वैंग के बंदे इन पर शूट करने ही वाले थे कि उससे पहले कनामी खुद ही उस बंदे पर शूट करके उसे मार देता है।
और कहता है कि इस गेम में सभी प्लेयर्स एक दूसरे को मारते हैं सरवाइव करने के लिए, लेकिन तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लोग सरवाइव करने के लिए नहीं बल्कि अपने मजे के लिए लोगों को मारते हो। असल में तुम लोग बस मर्डरर्स हो। ये सब कहकर कनामी दोनों क्लैन के बीच में मैच स्टार्ट कर देता है। फिर कनामी वहाँ पर जितने भी इस क्लैन के मेंबर्स थे सभी को मार डालता है, जिससे वैंग की सटक जाती है और वो कनामी पर पीछे से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन सुका पीछे से आकर उस पर ही उल्टा अटैक कर देती है और फिर कनामी वैंग को सुका के हवाले छोड़कर बाकी के मेंबर्स को मारने लगता है और कनामी उन सभी को चुटकियों में ही खत्म कर डालता है। और ये देखकर रियूजी भी काफी ज्यादा हैरान था कि कनामी तो बिल्कुल ही बदल गया है। यहाँ पर काम खत्म करके ये दोनों वापस से सुका की तरफ निकल जाते हैं और वहीं वैंग ने लड़ते हुए सुका की चेन तोड़ दी होती है और फिर वो जैसे ही उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है उसका खुद का पैर ही कट जाता है। वैंग फिर भी हार नहीं मानता और वो फिर से सुका के पीछे से टेलीपोर्ट होकर दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका हाथ ही कट हो जाता है, जिससे वो अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि सुका के पास तो ऐसी कोई सिजिल भी नहीं है, तो आखिर वो ये सब कर कैसे रही है। तभी सुका उसे टॉन्ट मारती है कि कहीं तुमने अपनी सिजिल खुद पर ही तो नहीं यूज कर ली। वैंग कहता है तुम बेवकूफ हो क्या, मैं ऐसा क्यों करूंगा। वैंग सोच में पड़ा ही हुआ था कि तभी उसके फेस पर खून का एक बूंद पड़ता है और तब वो नोटिस करता है कि पूरे वेयर हाउस में पतले पतले वायर्स हैं। वायर्स इतने पतले हैं कि वैंग उन्हें पहले नोटिस कर ही नहीं पाया था। दरअसल लड़ाई शुरू होने से पहले ही सुका ने हर तरफ वायर्स सेट कर दिए थे और जबकि सुका के पास स्ट्रिंग जैसे हर एक मटेरियल जैसे कि वायर्स और चेन्स को कंट्रोल करने की सीजिल है, इस वजह से उन वायर्स से सिर्फ वैंग के ही हाथ पैर कट रहे होते हैं, सुका के नहीं। अब सुका वैंग को उन वायर्स में जकड़ लेती है और उसके टुकड़े टुकड़े करने ही वाली थी कि उससे पहले ही वैंग सुका से अपनी जगह रिप्लेस कर लेता है, लेकिन सुका के टुकड़े नहीं होते बल्कि वैंग की दूसरी टांग ही उल्टा कट जाती है, जिससे वैंग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। सुका कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसा कुछ जरूर करोगे और शायद तुम भूल गए हो कि यहाँ इस समय पर हर चीज कंट्रोल करने वाली मैं हूँ। सुका उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही होती है और वैंग की बिल्कुल हालत खराब थी। तभी वो फिर से एक लास्ट बार अपनी पावर का यूज करता है और दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वैंग काफी ज्यादा खुश भी था कि चलो शुक्र है कि वो बच गया, लेकिन तभी रियूजी और कनामी उस जगह पर आ जाते हैं। वैंग उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, जिस पर कनामी कहता है कि अब तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे विक्टिम्स को भी कैसा फील हुआ होगा जब उन्होंने भी तुमसे अपनी जान की भीख मांगी होगी। वैंग यहाँ पर सरेंडर कर देता है, जिससे उसके क्लैन के 1800 पॉइंट्स कनामी को मिल जाते हैं। कनामी कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा कम है उसके मुकाबले में जिसे तुमने हम सभी से छीना है, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। और फिर कनामी यहाँ पर अपना प्रिविलेज रिवील करता है। तो दरअसल उसने इस मैच में 8869 पॉइंट्स लगाए थे और वो जितने चाहे उतने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकता है। अब जबकि एस क्लैन के पास सिर्फ 1800 पॉइंट्स थे, इसलिए सनसेट रेवन इस मैच को जीत जाती है। अब यहाँ पर आप लोग ऐसा समझिए कि जैसे पोकर गेम होता है ना, जिसमें दोनों साइड के प्लेयर्स सेम अमाउंट में अपने अपने कॉइन्स लगाते हैं और फिर जो प्लेयर जीत जाता है उसे सामने वाले प्लेयर्स के सारे कॉइन्स मिल जाते हैं। बस सेम चीज यहाँ पर हुई है। कनामी के पास ये प्रिविलेज है कि वो जितने चाहे उतने ज्यादा पॉइंट्स बढ़ा सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसके अपोनेंट के पास चाहे कितने भी पॉइंट्स हो, कनामी हमेशा ही अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर ही लेगा। तो इस तरह से कनामी को हराना नामुमकिन है। खैर, तो वैंग पीस बाय पीस करके गायब होने लगता है, लेकिन गायब होने से पहले वो कहता है कि मुझे मारकर बैठ मत जाना, क्योंकि मुझे जैसा कोई और भी मेरी जगह लेने के लिए फिर से आ जाएगा। वैंग की बकवास सुनकर कनामी पक चुका था, तो वो उसे शूट करके मार डालता है। वहीं पीछे से तेंजी आकर कहता है, कनामी क्या तुम जीत गए? कनामी कहता है नहीं, बल्कि मैं हार गया अपने दोस्त को बचाने में। कनामी डिसाइड कर लेता है कि वो अब इस गेम के मास्टर को खत्म करके ही रहेगा और जो कोई भी उसके रास्ते में आने की कोशिश करेगा वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। फिर सुका यहाँ पर कनामी के पास आती है और वो कहती है कि मैंने तुमसे एक बार कहा था कि क्लैन बिल्कुल एक परिवार की तरह ही होता है। मुझसे प्रॉमिस करो कि कुछ भी हो तुम बस मरोगे नहीं, क्योंकि मैं अब अपना परिवार दोबारा से नहीं खोना चाहती। कनामी कहता है ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ, कुछ भी हो जाए सरवाइव करूंगा। अब हम इसके बाद एक ओबोरा नाम के प्लेयर को देखते हैं, जिसके बाद गेम मास्टर की कॉल आती है। गेम मास्टर कहते हैं कि मैं कनामी को स्पेशल ऑब्जर्वेशन में डाल रहा हूँ, तो तुम कनामी से दूर रहोगे। ओबोरा कहता है तो क्या अब कनामी वैंग की जगह ले लेगा? गेम मास्टर कहते हैं नहीं, मैं वैंग को इस वजह से ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि वो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर लगा था, लेकिन कनामी के गेम में आते ही गेम पूरी तरह से बदल चुका है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि एस क्लैन के खत्म होते ही शिबुया में दूसरे क्लैन एस क्लैन की जगह लेने में लग जाते हैं, लेकिन सनसेट रेवन उन सभी को रोकते हैं बिना किसी को मारे। वहीं कनामी के पास एक बंदा था जो कि कनामी से पूछता है कि आखिर उसने उसे क्यों नहीं मारा।
कनामी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी प्लेयर्स को जाकर मेरा पैगाम दो कि सनसेट रेवन की टेरिटरी में डी गेम को खेलना बिल्कुल मना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिर से एक न्यू इवेंट स्टार्ट होता है, हंटिंग गेम नाम का, और कनामी एक जंगल में टेलीपोर्ट हुआ था। कनामी कहता है कसम से मैं इस गेम मास्टर को ढूंढकर सबक जरूर सिखाऊंगा। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इसका सेकंड सीजन शायद 2023 में ही रिलीज हो सकता है। अगर रिलीज हो गया तो उसे भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।